आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, है ना। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट में स्टैट भी कहते हैं, तो आप स्टैट को हो या फिर स्टैटिस्टिक्स को हो, बात सेम है ना। एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 14 है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पूरा का पूरा इस चैप्टर में ना आपको नंबर से रिलेटेड ही बात चलेगा, है ना। यानी कि आपको कभी इसमें मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, फिर अलग अलग प्रकार का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा जो है लंबा चलने वाला है। यह तो बात बिल्कुल सही है, लंबा चलेगा, क्योंकि एक दो क्लास तो सबसे पहले हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कह दे फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या पता फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है ना, अरे क्या है, उसके बाद फिर क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है ना। फिर से आपको कह देगा कि जैसे हिस्टोग्राफ क्या है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। तो कम से कम आज का क्लास और कल का क्लास हमारा जो है वो टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही होगा, क्योंकि यदि वो चीज आप समझ लेते हो ना, तो फिर आप इस चैप्टर के लगभग 50% चीजों को समझ जाओगे। क्योंकि इस चैप्टर को आप पलट के देख लो, आप जब आपको पढ़ा देंगे ना पूरा, उसके बाद फिर आपको मालूम चलेगा कि इसमें अधिकतर जो स्टार्ट या फिर स्टार्ट से लेकर अंत तक ज्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल हुआ है। बहुत बार आपको अलग अलग टर्म मिलेगा, और टर्म ही नहीं मालूम है तो फिर सवाल कहां से बनेगा, है ना। तो पहले हम लोग वही देखेंगे। तो शुरुआत आज हम लोग करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स से। सबसे पहला देखो, जो हम दो चीज समझाना चाह रहे हैं, और इस चैप्टर का मतलब मूल मंत्र है ये दोनों डेफिनेशन। पहला है आपका डाटा, और उसके बाद है आपका स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है ये, इन दोनों के डिफरेंस को समझ गए तो फिर बहुत अच्छा चीज है, आगे भी समझते चले जाओगे, क्योंकि इसके बाद फिर सब आसान आसान है। यही दो आपको शुरू में पहले अटकाएगा, तो इसको ध्यान से समझिए क्या है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है, उसका असल मायने क्या है वो यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा डाटा क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ गिवन फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स का मतलब होगा कोई हकीकत, कोई सच्चाई वाला घटना, इस प्रकार का चीज। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा, उसका आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। जैसे एग्जांपल अभी देंगे आपको समझ में आएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो, बिना एग्जांपल के कैसे समझ सकते हैं। डाटा एक प्रकार का ना इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जैसे सपोज मान लीजिए, इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपने आज एक न्यूज देखा जिसमें इंडिया जीत गया, पहला स्पोर्ट्स न्यूज हो गया। इंटरटेनमेंट न्यूज में आपने ये देखा कि कोई एक नया मूवी निकला, बहुत अच्छा कमाई कर लिया। तीसरा आपने देखा बिजनेस मूवी, कोई मुकेश अंबानी बड़े बिजनेसमैन है, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो ये तीनों का तीनों क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसको आप कलेक्ट कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, दिस इज नॉन एज डाटा। बस सिंपल सा बात, यही हमारा कहलाता है डाटा। तो डाटा इज सिंपली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किस रूप में, न्यूमेरिकल फिगर के रूप में, मतलब कि नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे एक आप एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9th में। सपोज कीजिए कि आज हम, चलो अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो। स्कूल में मैथ का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम था, और मान लीजिए कि कम से कम आपके क्लास में 10 ही बच्चे हैं, ठीक है ना। अब 10 का मार्क्स ना 100 में से अलग अलग मार्क्स आया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझो, मार्क्स ऑब्टेन्ड किसमें, इन मैथ, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। यानी कि आपके क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, उसमें से 10 बच्चे हैं जिनको कि अलग अलग नंबर आया 100 में। चलिए आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए पहले वाले बच्चे को आता है 20 नंबर, दूसरे वाले को आ जाता है 35 नंबर, तीसरे वाले को आता है 15 नंबर, चौथे वाले को फिर दोबारा 20 नंबर आ गया, है ना। एक बस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, बस एक एग्जांपल है बस। और पांचवें वाले को मान लीजिए 85 आ गया, छठवें वाले को 90 आ गया, फिर उसके बाद वाले को फिर से 35 आ गया मान लीजिए। उसके बाद और इसमें आप कह सकते हैं, चलो, और उसके बाद किसी का एक 95 भी आ गया, थोड़ा सा पढ़ने में बच्चा तेज होगा, उसका 95 आ गया।
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप सपोज कर लो, चलो 90 नंबर का 73 आ गया सपोज कर लो, और एक लास्ट का आ गया 98। बस यहां पे समझना, ये दोनों चीज को समझ गए ना तो फिर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद डाटा का मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंपल सा मतलब, और वो भी किस रूप में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके क्लास में 100 मार्क्स का मैथ का टेस्ट हुआ, जिसमें से 10 बच्चे हैं, और उन 10 बच्चों का नंबर क्या क्या है वो यहाँ पे दिया होगा। पहले का इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस प्रकार से है। तो अब जरा बताओ, ये पहले बच्चे का मार्क्स है ना, तो क्या, अच्छा फिर दूसरे बच्चे का ये है, तीसरे बच्चे का ये, चौथे पांचवें सबका मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताओ, हर एक बच्चे का मार्क्स अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है कि नहीं, मतलब वो इन्फॉर्म कर रहा है कि पहले वाले बच्चे का 20 मार्क्स आया, दूसरे वाले का इतना आ गया, तीसरे वाले का इतना आ गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। और जब इन सारे इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लोगे, यानी कि एक जगह लिख दोगे, इस यही हमारा हो जाएगा डाटा। तो डाटा इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर्स, और ये सारा का सारा आपका क्या है, न्यूमेरिकल फिगर में है। न्यूमेरिकल का फिगर मतलब नंबर के फॉर्म में, और यही आपका हो गया डाटा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आया है? तो कोई डाउट हो तो फटाक से पूछना है। इसका आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्कोर के रूप में, स्कोर सेक्योर्ड, स्कोर सेक्योर्ड इन क्रिकेट, स्कोर सेक्योर्ड इन क्रिकेट बाय 11 प्लेयर्स। क्रिकेट में 11 प्लेयर है ना, चलो आप उसमें मान लो कि 11 खिलाड़ी है, और कोई 50 ओवर वाला मैच हुआ, वनडे जिसको हम लोग कहते हैं, वनडे ना, हाँ, उसमें 11 खिलाड़ी है, तो उसका सबका रन अलग अलग बनाने का बनाया होगा सबने अलग अलग। चलिए आप मान लीजिए कि पहले वाले ने कितना बनाया, चलो 40 मान लो, दूसरे वाले ने 35 बनाया, तीसरे वाले ने 90 बना दिया। हालांकि बस एक एग्जांपल है, हालांकि इतना रन तो बनेगा नहीं पहले, है ना, 200-250 पे बहुत है। फिर और उसके बाद आप मान लीजिए फिर ये हमारा बना दिया 50, उसके बाद फिर 45, फिर 32, 47, 59, 63, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लगभग उतना नहीं, 71। ठीक है, 200 अकेला हाँ मारता है, ऐसा बात नहीं है, ईशान के सामने मिस मारा है ना। फिर से इधर ये एक और खिलाड़ी है शुभम गिल, वो भी मारा है, चलता रहता है। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, दिस इज नोन एज डाटा। बस सिंपल सा बात है, यही हमारा हो गया डाटा का डेफिनेशन। ठीक है, अब डाटा जब समझ में आ गया तो स्टैटिस्टिक्स को अब समझिए ध्यान से, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो ये आसान से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब यहां पे सिंपली आपने इंफॉर्मेशन लिखा है, समझिए ध्यान से, यहां पे सिंपली आपने अलग अलग बच्चों के या फिर अलग अलग प्लेयर के इंफॉर्मेशन को लिखा है, लेकिन जब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट कर दे, मतलब कि एक साथ लेते हैं, हालांकि अभी कलेक्शन में ही है ना, बस उसी को हम यहां उठा के ला दें और उसको हम क्या करना शुरू कर दें, अब प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दे। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे हो गया, अच्छा आप कभी ये चीज देखे होंगे कि जब मैच होता है ना तो एक ग्राफ बनाया जाता है ना, स्कोर बोर्ड का, कि किस प्लेयर ने कितना रन मारा। तो आप देखते होंगे कि जो प्लेयर सबसे ज्यादा रन मारता है उसका ग्राफ सबसे ऊपर होता है, जो सबसे कम बनाया उसका नीचे, सबसे नीचे, और जो मिडिल बनाया बीच वाला वो बीच में रहता है उसका ग्राफ। तो ये ग्राफ जो बना रहा है ये प्रेजेंटेशन का ही तो तरीका है, जिससे कि आदमी ये तुरंत ग्राफ देख के समझ जाए कि अच्छा फलाने प्लेयर का ये ग्राफ है, मतलब कि इसने इतना रन बनाया। तो जब हम लोग डाटा को प्रेजेंट करना शुरू कर दे, मतलब कि किस प्रकार से उसको सजाना है, किस प्रकार से उसको लोगों के सामने रखना है ताकि लोग उसको तुरंत समझ जाए, इसी को हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इसमें और भी कुछ है, उसके बाद फिर आप एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सामने डाटा प्रस्तुत कर दिया गया, मान लीजिए कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, 11 खिलाड़ी इंडिया का अलग अलग मार्क्स, अलग अलग रन बनाया, चारों का ग्राफ के रूप में आपको इस प्रकार से दिखा दिया गया कि ये है ग्राफ,
इस प्रकार का आप देखते होगे लगभग बनता है ना। जब मैच खत्म हो जाता है तो एक बार ये दिखाया जाता है कि ग्राफ के रूप में किस प्लेयर ने कितना नंबर रन बनाया, है ना। अब जब आप इसको देख रहे हो, एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब हो गया कि इसको देखो कौन कितना कम है कितना ज्यादा है, इसी चीज को हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। एनालाइज करने का मतलब क्या है, उसको देखो कौन कम बनाया कौन ज्यादा बनाया, ये चीज देखो। उसके बाद एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब वही है, देखो इसके बारे में सोचो और पता लगाओ कि कौन कितना बनाया, कितना ज्यादा है कम है, इसी चीज को। सीधा सा मतलब यदि एक लाइन में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम लोग डाटा को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, है ना, उसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है उसके बारे में जब विचार करते हैं, तो यही एक प्रोसेस, यही एक सिस्टम हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। तो अब समझ में आ गया कि डाटा का मतलब और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है, डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। और जब उसके बारे में आप सोचना शुरू करें, उसको एनालाइज करना शुरू करें, उसको प्रस्तुत करना सीखें, उसी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और इस पूरे चैप्टर में आप यही चीज सीखने वाले हैं। आपके सामने हर वक्त इस प्रकार का डाटा दिया हुआ रहेगा, आपको उसको देख के एनालाइज करना है, उसका आंसर निकालना है। कभी कभी बोल देगा मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, डाटा दे देगा बोलेगा ग्राफ निकालो। ग्राफ निकालने का मतलब प्रेजेंटेशन, आप किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करोगे। तो सारा का सारा चीज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इन दोनों में कोई डाउट होगा, बात समझ में आ गया है। यदि ये दोनों समझ में आ गया है तो फिर आगे आने वाला टर्म बहुत आसान है। कोई डाउट इसमें किसी को फटाक से पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको क्लास 10th में मिलने वाला है। लेकिन क्लास 10th का जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो थोड़ा सा आसान है क्लास 9 से। हाँ ये हकीकत है, लेकिन ये आसान भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है तो। अब अलग अलग प्रकार का डाटा होता है, अलग अलग प्रकार का डाटा होता है, वो आपके बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में ना। हालांकि हाईलाइट करके नहीं देता है उस चीज को, थोड़ा सा वो इटैलिक में लिखा हुआ होगा, इटैलिक में लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा तिरछा में। यदि आप उसको लाइन में लाइन पढ़ोगे तो अलग अलग प्रकार के डाटा आपको दिखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपका पहला आपको मिलेगा प्राइमरी डाटा, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखते चलिए अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्राइमरी डाटा, समझिए ध्यान से, प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है। प्राइमरी डाटा का मतलब है, चलो ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो बहुत आसान तरीके से। मान लो कि हमको ये पता करना हो कि पूरे बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पहले बिहार में है, बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बिहार छोड़ दो, पटना है एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पटना का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम चाहेंगे, चलो मान लो कि हमको ना ये करना है, हमको ये पता करना है कि पटना में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका एक साल का सैलरी, मतलब कि एक साल का कमाई 1 लाख से नीचे है। ये पहला हो गया। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका 1 लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी है, एक साल पूरे का साल का बता रहे हैं। तीसरा, इससे कितने लोग हैं जिनका सैलरी 3 से 4 लाख के बीच में है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका सैलरी 4 से 5 लाख के बीच में है, 5 से 6 लाख के बीच में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पटना घूमेंगे, हर एक घर में जाएंगे, हर एक आदमी से पूछेंगे कि आप एक साल में कितना कमा लेते हो, पूछेंगे ना। तो आप जब पूरा घूमोगे पता करोगे तो आपके सामने एक डाटा आएगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि पूरे पटना में 40,000 आदमी हैं जिनका सैलरी 1 लाख के बीच में है, 30,000 ऐसे आदमी हैं जिनका सैलरी 1 से 2 लाख के बीच में है, 35,000 आदमी ऐसे हैं जिनका सैलरी 40 से 50 लाख के बीच में। ऐसा अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे हो गया कि जब डाटा आप खुद जाके तैयार करें उसी को कहेंगे प्राइमरी डाटा। सिंपल सा मतलब, कोई डाउट इसमें। अब जैसे चलो मान लो, सपोज करो कि हम ना किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम मान लो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और हमको ये पता करना हो क्लास 9th के बच्चों का कि क्लास 9th के बच्चों के ऐसे कितने सारे हैं स्टूडेंट जिनका कि मार्क्स 90 प्लस है, 80 प्लस है, 70 प्लस है, 60 प्लस है। तो हम क्या करेंगे, खुद डाटा तैयार कर रहे हैं ना, तो वो डाटा हो जाएगा हमारा प्राइमरी डाटा। यदि एक लाइन में बताना हो प्राइमरी डाटा का मतलब क्या, तो एक लाइन में यदि प्राइमरी डाटा का मतलब बताना हो तो क्या बताएंगे, बस जो डाटा आप खुद तैयार करें उस डाटा को कहेंगे हम प्राइमरी डाटा। सिंपल सा मतलब, है ना।
चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसके लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, ये आपके बुक में पूरा डेफिनेशन है, उसको आप देख लो। रटना बिल्कुल नहीं है, आप समझ लो, उसके बाद फिर एग्जाम में पूछे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो प्राइमरी डाटा का मतलब वो डाटा होता है जो हम खुद तैयार करते हैं अपने से, ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो आप इसमें हालांकि समझने के लिए एक लाइन में आप लिख सकते हो प्रीपेयर्ड बाय माई सेल्फ, प्रीपेयर्ड बाय माई सेल्फ, यानी कि अपने द्वारा जो डाटा तैयार किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे प्राइमरी डाटा। सिंपल सा मतलब। अब इसका जस्ट अपोजिट है आपका सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? देखिए, प्राइमरी डाटा का मतलब वो डाटा जो कि आप खुद तैयार कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं और अब डाटा तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है कि किसी ने डाटा तैयार किया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, बस उसी को कहेंगे सेकेंडरी डाटा। सपोज मान लीजिए यदि हमको ये पता करना हो कि पूरे इंडिया में ऐसे कितने सारे स्टेट्स हैं जहां पे कि गरीबी का जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, तो क्या हम पूरा घूम पाएंगे भारत, पता कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हम डाटा निकाल लेंगे और पूरा का पूरा 28 स्टेट्स का हमारे पास डाटा आ जाएगा, उसको हम देख के पता कर लेंगे कि अच्छा ये वाला स्टेट में गरीबी ज्यादा है। तो क्या यहाँ पे डाटा आपने खुद तैयार किया क्या? नहीं, वहां पे डाटा किसी ने तैयार करके अपलोड किया है, आप गए डाउनलोड किए, आप देख लिए। ये हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है कि वो डाटा जो कि आपने तैयार नहीं किया, आपके लिए तैयार किसी और ने करके रखा था, बस आपने उसको इस्तेमाल कर लिया अपने काम के लिए, वो हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके लिए प्रीपेयर्ड बाय समवन, है ना? एकदम आसान में, प्रीपेयर्ड बाय समवन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा। कोई डाउट इसमें समझने में? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा हो गया। पांचवा यहीं पे देख लीजिए, पांचवा है रॉ डाटा। रॉ डाटा को कभी कभी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वो है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। तो यदि आप बुक पढ़ें और वहां पे अनग्रुप्ड डाटा मिले या फिर रॉ डाटा मिले, दोनों का मतलब सेम समझना है। रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा का मतलब होता है वो डाटा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बहुत बार हम लोगों को वेबसाइट पे भी गलत डाटा मिल जाता है ना? हालांकि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे यदि आप यूज कर रहे हो तो ज्यादा चांस है कि आपको करेक्ट डाटा मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी दूसरे वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए तो फिर उसमें आपको गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है, क्योंकि वो बार बार अपडेट नहीं होता है ना? तो वो डाटा जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है, ओरिजिनल है, वो हमारा कहलाएगा रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा, है ना? तो इसके लिए आप कह सकते हो ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा आर कॉल्ड रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा। इसके बाद है आपका छठवां नंबर पे ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मतलब यहां पे यह है कि अलग अलग प्रकार के डाटा को आप ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग का मतलब यहां पे यह है, सपोज मान लीजिए कि आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो, जैसे चलो हम ना यहाँ पे 4 कंट्री लेते हैं, ठीक है? एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक बांग्लादेश। हम क्या करेंगे, इन चारों कंट्री का पॉपुलेशन, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और
वहां पे कितने प्रकार के रिलीजन हैं ये, हाँ, और जीडीपी ले लेते हैं एक, ठीक है ना। 4 चीज हम पता करेंगे, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। 4 कंट्री हमारे पास है, पहला है इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। इन चारों कंट्री का हम 4 चीज पता करेंगे। पहला पॉपुलेशन, ठीक है, पहला पॉपुलेशन, उसके बाद पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद फिर पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्लास 9th में नहीं पढ़ा है जी, इकोनॉमिक्स में है, कुटाएगा। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, जीडीपी, और एक ले लेते हैं रिलीजन, कि उस कंट्री में कितने प्रकार के धर्म है। जैसे हमारे भारत में धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो आप यहाँ पे ले लो रिलीजन, समझ गए ध्यान से। अब देखो, अब समझना ध्यान से, समझिए ध्यान से। आपने यहाँ पे 4 कंट्री लिया है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इस चारों कंट्री का आप जब पॉपुलेशन निकालोगे तो सबका अलग अलग आएगा, पॉवर्टी सबका अलग अलग आएगा, जीडीपी सबका अलग अलग आएगा, और वहां पे पाया जाने वाला रिलीजन भी अलग अलग आएगा। तो अब आप क्या करो, एक अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स में केवल और केवल पॉपुलेशन के डाटा को लिखो, ठीक है, चारों कंट्री का, चारों का, 1 2 3 4, और एक और अलग डाटा बनाओ, इसमें आप केवल चारों कंट्री का जीडीपी का कंपैरिजन करो, लिखो चारों के बारे में। फिर अलग डाटा बनाओ, अलग कॉलम, इसमें आप रिलीजन के बारे में लिखो। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक अलग कॉलम बनाया, इसमें आपने चारों कंट्री का पॉपुलेशन डाल दिया, इसमें आपने चारों कंट्री का जीडीपी डाल दिया, इसमें आपने रिलीजन डाल दिया। एक और कॉलम बनाओगे, उसमें आप क्या डालोगे, पॉवर्टी डाल दोगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप अलग अलग डाटा का ग्रुपिंग कर रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, सिंपल सा मतलब। तो ग्रुप्ड डाटा का मतलब ये हो गया कि आपके पास डाटा अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन आपको उसको क्या करना है, सिमिलर डाटा को ग्रुपिंग कर देना है। पॉपुलेशन वाले को पॉपुलेशन के साथ लगा देना है, पॉवर्टी को पॉवर्टी के साथ लगा देना है, यानी कि ग्रुपिंग कर देना है। यही हो गया हमारा ग्रुप डाटा, सिंपल सा मतलब, कोई डाउट इसमें? तो सिंपली आप इसमें एक वर्ड लिख सकते हो, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, बस। हालांकि इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में है, याद मत करना, पहले कह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दिमाग पगला जाएगा, है ना। तो ध्यान से एक काम इसमें आप कर सकते हैं कि हर एक चीजों को एकदम सिंपली एक एक 2 वर्ड में याद रखने की कोशिश करो, काम आपका चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ डाटा, रॉ डाटा का मतलब जो डाटा ओरिजिनल हो, पूरा एकदम फैक्ट हो, हकीकत हो, है ना। जैसे हम यदि कहें कि भारत का आबादी 140 करोड़ है, सही में है, इसका मतलब ये क्या है, सच्चाई है, तो वो हो गया हमारा रॉ डाटा, है ना। मतलब जो हकीकत डाटा है वो हो गया हमारा रॉ डाटा, ठीक है। और ग्रुप डाटा का मतलब ग्रुपिंग कर दो, अलग अलग कैटेगरी वाले चीजों को अलग अलग ग्रुपिंग कर दो, बस यही चीज है इसमें। कोई समस्या है इसमें? चलो, ये सब चीज बड़ा आसान लग रहा है ना, अभी बड़ा आसान लग रहा है ये सब, लेकिन ये सब बहुत और हर बार इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चन में, इसीलिए हम ये पहले बता दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा ग्रुप्ड डाटा के बाद आना चाहिए अरे, हाँ अरे है 7वें नंबर में। अरे का मतलब क्या है, देखो, जब आप डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसी को कहेंगे अरे। बात समझ में आ रही है? ये और सबसे आसान है समझना, अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग डाटा कर लो, अरेंजिंग डाटा, यहां पे अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरे का मतलब होता है कि जब आप डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज कर देते हो, इस तरीके से सजा के लिख देते हो, उसी को हम लोग कहते हैं अरे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो, जैसे जैसे इसको देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल दिए थे ना, एक मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला और एक
स्कोर वाला, है ना। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और जब इन दोनों एग्जाम्पल को आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजा के लिख दोगे, वही हमारा अरे कहा जाएगा। चलो बताओ, तो पहले मार्क्स ऑब्टेन में सबसे पहले असेंडिंग करते हैं हम लोग, है ना। चलो बताओ, सबसे छोटा कौन सा है? 15 है, ठीक। उसके बाद 20, एक कोई बोलो, 15, 20, फिर 20, फिर 20, 35, फिर 35, उसके बाद डायरेक्ट 73, 73, 85, 90, 95, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया हमारा अरे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे। सिंपल सा बात। आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, है ना। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, वो आपका अरे कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अरे के बाद है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 8वां नंबर में है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक चीज हम यहां पे और बता देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन के जगह पे ना, प्रेजेंटेशन के जगह पे कभी कभी आपको टेब्यूलेशन मिल जाएगा वर्ड, है ना। टेब्यूलेशन, TABULATION, टेब्यूलेशन। तो इसको आपको 2 तरीके से पुकारा जा सकता है, दोनों चीज मिल सकता है आपके बुक में, याद रखिएगा इस चीज को। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा भी मिल सकता है या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी मिल सकता है। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा है उसको जब आप टेबल के फॉर्मेट में अरेंज कर देते हो, यानी कि उसको लिख देते हो, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। सिंपल सा बात, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि अरेंजिंग डाटा in the form of टेबल, यानी कि टेबल के फॉर्म में एक टेबल बनाओ, उसमें जब आप डाटा को अरेंज कर दो ना, वही हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे एग्जांपल आप देख लो इसका एग्जांपल, जैसे यहां पे आप लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहां पे आप लिख दो मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपका टेबल बन रहा है। चलो आप ना इसको ऐसे समझो, ध्यान से समझना ये चीज। एक ये हम अपने से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में पहला बच्चा का मार्क्स जो है, किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स हो सकता है, पहले बच्चे का आया 20, दूसरे वाले बच्चे का आ गया 30, तीसरे वाले का 40, चौथे वाले का 50, पांचवें वाले का 60, 6वें नंबर का 70, और भी आगे हो सकता है, बस इतना काफी है। मतलब क्या है इसमें ये कहना चाह रहा है कि देखो कोई एक एग्जाम हुआ होगा स्कूल में, ठीक है ना, उसमें जो है ना पहले बच्चे का जो मार्क्स है, वो किसी भी चीज का एग्जाम हो सकता है, मैथ साइंस एसएसटी किसी भी का, तो पहले बच्चे का मार्क्स 20 आ गया, दूसरे का 30, तीसरे का 40, इस प्रकार से मार्क्स आया। तो इसको आपने क्या किया, टेबल के फॉर्म में लिखा ना, एक ये हमारा फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया। इसी डिजाइन को हम लोग कहते हैं, इसी डिजाइन को यानी किसी फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं टेब्यूलेशन ऑफ डाटा या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सिंपल सा बात है ना। तो पूरे चैप्टर में आपको ऐसा मिलेगा, टेबल के फॉर्म में डाटा दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करना है, या फिर दिया हुआ रहेगा आपको टेबल के फॉर्म में बता देना है ना। तो ये चीज है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद 9वें नंबर पे है, कहां लिख दें, यहां पे लिख दे रहे हैं। 9वें नंबर पे है ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
each numerical figure in a data, each numerical figure in a data is called an observation. मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ध्यान से, each numerical figure in a data is called an observation. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, जैसे देखो ये डाटा आपका है ना, ये आपका डाटा है, ये वाला भी आपका डाटा है, इसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। जैसे समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जैसे आपका ये डाटा है, इसमें आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो ये हो गया टोटल आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। यानी कि ये भी आपका ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी सब का सब आपका ऑब्जर्वेशन है। डाटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर इस्तेमाल हुए हैं उन सारे को हम लोग कहेंगे ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितने हो गए, 10। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 11। बस यही चीज है हमारा ऑब्जर्वेशन। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्वेशन के बाद एक और आता है, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह है थोड़ा सा, ठीक है ना, नीचे नहीं है, 10वां नंबर पे यहाँ पे कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, चलो पहले लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurred in a data is called frequency। समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, ऑब्जर्वेशन में और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं है। देखिए ध्यान से, ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि डाटा में जितने सारे न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल हुए हैं उन सारे को हम लोग कहेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर देखो, नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखिए ध्यान से, हम एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी, यानी ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 20 अपने आप में क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। तो 20 कितने बार इसमें अकड़ हुआ है, कितने बार आया है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, यानी कि एक बार 20 यहाँ है, एक बार 20 यहाँ है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 का फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि 20 2 बार अकर हुआ। कोई डाउट इसमें आप समझने में? उसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका 35 है, 35 देखो आप, ये 35 क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। पहला बात तो ये ऑब्जर्वेशन है, तो एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, तो 35 का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 2। सिंपल सा मतलब। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक डाटा में कोई एक खास ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं, उसी को कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 20 का फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है। 35 का फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि वो भी 2 बार रिपीट हुआ है। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ ले कि बताओ 90 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 90 का फ्रीक्वेंसी 1 ही है, क्योंकि एक ही बार वो रिपीट हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसमें डाउट किसी को आप समझने में? तो आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 10 अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, और ये 10 का 10 बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि एक बात फिर से बता देना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में है, जो कि आपको रटना नहीं है। यदि आपको ध्यान में रखना है तो ये छोटा छोटा सा डेफिनेशन जो कि हमने एक एक दो वर्ड का लिखा है, उसको आप याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया आप लोगों का इसमें? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।